गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने शुरू किया था सिंगल एंट्री, 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। आइए, कल आ रहा है फोन बनके, अरे क्या बात है। आज जो क्लास के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020, 21 एंड 21, 22, 2 साल का हिसाब किताब बता रहे हैं। 2020, 21, 2021, 22 feels that Shri Moti has not disclosed the full income। इनकम टैक्स ऑफिसर बेटे आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा, श्री मोती ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा। अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसने अपनी जो इनकम बताई है उस इनकम को इनकम टैक्स ऑफिसर स्क्रूटनाइज कर रहा है, क्रॉस चेक कर रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मोती ने जितनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम बताई है वो जरूरत से ज्यादा कम बताई है, अंडर वैल्यूड बताइए। He gives you the following particular of assets and liability of Shri Moti as on April 1st, 2020 and April 1st, 2022। 1 अप्रैल 2020 और 1 अप्रैल 2022 के लिए इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटी का डेटा आपको दे रखा है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द 2 year डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज ₹4,000 पर मंथ। The declared income of financial year were 1,05,000 for 2020-21 and 1,23,000 for 2021-22 respectively. State whether the income tax officer's contention is correct. Explain by giving your working। क्या इनकम टैक्स ऑफिसर जो सोच रहा है कि मिस्टर मोती ने अपनी इनकम जरूरत से ज्यादा कम शो की है, तो क्या बेटे इनकम टैक्स ऑफिसर बिल्कुल सही सोच रहा है? आपको क्या लगता है? आपके विचार प्रकट करें और अपने आंसर या कंक्लूजन को बताने के लिए जो भी वर्किंग नोट हो उनको क्लियरली एक्सप्लेन करें। यानी कुल मिला के एक तो मिस्टर मोती ने अपनी इनकम बता रखी है, दूसरी इनकम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे। अगर ऐसा लगता है कि इनकम हमारा प्रॉफिट और मिस्टर मोती की इनकम दोनों की सेम आती है, इसका मतलब मिस्टर मोती ने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी इनकम एकदम ठीक ठीक बताई है, ऐसा हम मान लेंगे। फिर आगे चलें। लो बेटे, सबसे पहले आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। लिखेंगे आंसर नंबर 3। यहां पर आपको मिस्टर मोती के लिए प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो यहां पे सबसे पहले बनेगा एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बताओ बेटे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कब से कब तक के लिए बनेगा? सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 2 साल के लिए बनेगा। कब के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। तो लिखेंगे for the period from 1st April 2022 31st March 2022, 2 साल के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा। इसमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो अल्टीमेटली आपका एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का और एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। बताओ बेटे प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं? सर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। The capital on the closing date of accounting period, और closing date of accounting period है 31 मार्च 2022 की। ठीक है, 31 मार्च 2022 के लिए मिल जाएगा क्या? हाँ, ये देखो इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटी का डेटा 1 अप्रैल 2022 का दे रखा है, मतलब मोटे मोटे तौर पे 31 मार्च 2022 का ही डेटा दे रखा है। तो यहां पर मुझे सबसे पहले चाहिए कैपिटल। कब की कैपिटल चाहिए? कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022। इसी में से आप लेस करवाएंगे कैपिटल कब की? आपके अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट की। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। इन दोनों की कैपिटल को एडजस्ट करवा दूं तो मुझे मिलेगा यहां पर सरप्लस। सरप्लस में अगर कोई ड्राइंग हुई तो इस ड्राइंग को आप ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स। अगर कोई ड्राइंग हुई तो आप ड्राइंग्स को यहां पर ऐड करवाएंगे। और अगर किसी तरह की कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां से माइनस होगी। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इसी में से माइनस करवाएंगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा प्रॉफिट फॉर 2 years। प्रॉफिट फॉर 2 years आपको मिल जाएगा। लेकिन इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यहां पर सेकंड नंबर पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ। मैं बेटे इस बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आपसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं मांगा हुआ है, इसलिए मैं सीधे सीधे एडलेस मेथड से कैपिटल निकाल रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज ऑन 31st नहीं, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2022। इन दो डेट की अलग अलग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। जल्दी से फटाफट फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, एक कॉलम रखेंगे पर्टिकुलर का, एक कॉलम बनाएंगे 1 अप्रैल 2020 के लिए, एक कॉलम बनाएंगे 31 मार्च 2022 के लिए। पहला कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2022। लो बेटे, कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करनी है। पॉइंट ए पे ले लेंगे हमारे पास जो जो एसेट्स आएंगी वो, पॉइंट बी पे ले लेंगे जो जो हमारे पास लायबिलिटीज होंगी वो, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करवाओगे तो पॉइंट नंबर सी में आपकी निकल आएगी कैपिटल। ये हमारे काम करने का तरीका होगा। आगे चलें। गुड इवनिंग दिव्यांशी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आगे चलते हैं। लो बेटे आओ, एसेट्स और लायबिलिटी का डेटा देखें। 1 अप्रैल 2020 में एसेट में सबसे पहली एसेट है कैश इन हैंड 25,500। ले लो बेटे, सबसे पहली एसेट है यहां पर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है 25,500। ओके, अगली एसेट बताओ। स्टॉक है 56,000 रुपीज का। ये लो बेटे, स्टॉक भी ले लिया मैंने, 56,000 का स्टॉक। अगली एसेट इनके पास में सन्ड्री डेटर्स 41,500। 41,500 सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के बाद अगली एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000 की। ये एसेट भी ले लेता हूं मैं, 1,90,000 लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट एसेट है वाइफ्स ज्वेलरी 75,000। यहां पे आपका एक डाउट उठ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी लिख दो, तुम्हारे डाउट को मैं बाद में लेता हूं। वाइफ्स ज्वेलरी। वाइफ ज्वेलरी के बाद और कोई एसेट है? नहीं सर। अब लायबिलिटी बता रखी है। ये कह रहे हैं ओइंग टू मोतीज ब्रदर, मिस्टर मोती ने अपने भाई से भी 40,000 की उधारी ले रखी थी, तो आप इसको मान सकते हैं लोन फ्रॉम ब्रदर। इसको लिखा जा सकता है लोन फ्रॉम ब्रदर। मिस्टर मोती ने अपने भाई से 40,000 रुपीज उधार ले रखे थे, तो ये हो गई लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 35,000 के। ये लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आ गए 35,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000। ये तो हो गया बेटे आपके 1 अप्रैल 2020 का हिसाब किताब। अब आ जाओ 1 अप्रैल 2022 का हिसाब किताब, या 31 मार्च 2022। एसेट के नाम पे 1 अप्रैल 2022 या 31 मार्च 2022 में एसेट में पहली एसेट है कैश इन हैंड 16,000। इनके पास इस दिन 16,000 का कैश था। इनके पास इस दिन 91,500 रुपीज का स्टॉक था। 91,500 रुपीज का स्टॉक था। इनके पास 52,500 रुपीज के डेटर्स थे। 52,500 के सन्ड्री डेटर्स थे। लैंड एंड बिल्डिंग इनके पास में अगेन यहां पे 1,90,000 रुपीज का था। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मोटर कार थी इनके पास में 1,25,000। ओहो, मिस्टर मोती ने 2 साल में कार भी खरीद ली। ओके, वेरी गुड। अब ऐसे ऐसे खर्चे करोगे तो इनकम टैक्स वाले रेड नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे। वाइफ ज्वेलरी 1,25,000 की भी हो गई इनके पास में। अरे ये मैंने ऊपर लिख दिया क्या, सॉरी। हाँ बेटे, इनके पास में वाइफ्स की ज्वेलरी हो गई 1,25,000। 2 साल में 50,000 की अपनी वाइफ्स के लिए ज्वेलरी अलग से खरीदी। भाई ने 2 साल में मोटर कार भी खरीद ली। वेरी गुड। फिर इसके बाद कह रहा है लोन टू मोतीज ब्रदर 20,000। माई गॉड, 2 साल पहले भाई से 40,000 रुपए उधार ले रखे थे और 2 साल बाद इसने अपने भाई को ही 20,000 रुपए उधार दे दिए। वेरी गुड। लोन एडवांस्ड, लोन एडवांस्ड टू ब्रदर, अपने भाई को 20,000 रुपए भी उधार दे दिए इसने। ठीक है। लायबिलिटी का स्ट्रक्चर क्या कहता है? एक ही लायबिलिटी थी सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स की 55,000 की। ये लो भाई, लायबिलिटी 55,000। अब यहां पर अगर मैं टोटल कर दूं तो ऐसी कंडीशन में ये होगी मेरी एसेट की टोटल, ये होगी मेरी लायबिलिटी की टोटल। एसेट की टोटल में से लायबिलिटी की टोटल माइनस होगी तो ये होगी आपकी कैपिटल। तो यहीं पे लिखेंगे सब टोटल, इसके आगे लिखेंगे सब टोटल।
बोलो बेटे, एसेट की टोटल कितनी? 25,500 प्लस 56,000 प्लस 41,500 प्लस 1,90,000 प्लस 75,000. व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट? जल्दी बताओ. लगता है मुझे अपना कैलकुलेटर लाना ही पड़ेगा. सर कैपिटल, अबे कैपिटल नहीं, एसेट का टोटल तुमने बताया नहीं, कैपिटल पहले बता दी. क्या करूंगा तुम्हारी कैपिटल का? प्रेजेंटेशन तो पूरा करना पड़ेगा ना. हाँ, लायबिलिटी का टोटल मैं लिख देता हूं 75,000. यहां पे लायबिलिटी का टोटल, चलो तुम क्या बताओगे, मैं बताता हूं 55,000. अब कम से कम एसेट का टोटल तो बता दो. 3,75,000 2020 की एसेट बता रहे हैं कौन? अरहंत. क्या सही है? दिव्यांशी, अरसलान बेटे चेक करके बताएं, नहीं तो फिर मुझे अभी उठ के अपना कैलकुलेटर लेने जाना पड़ेगा. क्या चाहते हैं आप लोग? यस सर, 3,75,000 यहां पर एसेट की टोटल होती है. बताओ, 3,75,000 माइनस 75,000 तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपीस की आ रही है क्या? अभी तो कैपिटल तुम 3,13,000 की कह रहे थे यार. 3,75,000 की एसेट में 75,000 की लाइबिलिटी अगर मैं माइनस करूं तो फिर कैपिटल यहां पे जो निकल के आएगी वो तो 3 लाख की निकल के आएगी. रुको, अरे मेरा कैलकुलेटर कहां है? हाँ, आओ बेटे जल्दी से टोटल करें. 25,500 प्लस 56,000 प्लस 41,500 प्लस 1,90,000 प्लस 75,000, 3,88,000 होती है टोटल एसेट. टोटल एसेट यहां बनती है 3,88,000 रुपीस की. ये होगी आपकी टोटल एसेट. माइनस 75,000, 3,13,000 कैपिटल निकल के आती है. 3,13,000 की है आपकी ओपनिंग कैपिटल. इसके बाद आगे चलते हैं. 16,000 प्लस 91,500 प्लस 52,500 प्लस 1,90,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 20,000, 6,20,000 की एसेट बनती है यहां पर. माइनस 55,000 तो ये बनेगा 5,65,000 की कैपिटल. ये लो. अच्छा ओके, लो बेटे, क्लोजिंग कैपिटल है 5,65,000 रुपीज की. ये होगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल 5,65,000. ओपनिंग कैपिटल है 3,13,000 की. 3,13,000 ये माइनस कर दो. यहीं पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर, ये क्या स्टेटमेंट नंबर ए था ना, तो वर्किंग नोट नंबर बी लिख दो. यहां पर भी वर्किंग नोट नंबर बी लिख दो. चलो, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर आया होगा माइनस 3,13,000, तो ये बन जाता है 2,52,000 का सरप्लस. अगर कोई ड्राइंग्स होगी तो वो राइट बैक कर दिया जाए. ड्यूरिंग द 2 ईयर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वाज ₹4,000 पर एनम. तो अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग्स होगा यहां पर 4,000 रुपीज पर एनम है कि पर मंथ है? पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 24 मंथ्स. 24 मंथ्स हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं क्योंकि यहां पे कुल मिला के 2 साल का हिसाब किताब है. और 2 साल के अंदर कुल मिला के 24 महीनों में कितना पैसा खर्च किया? 24 इंटू 4,000, 96,000 की इनकी ड्राइंग्स है. 96,000 की ड्राइंग्स हैं. एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां पर कुछ भी नहीं है. प्लस 2,52,000 कर दूं तो 2 साल की मिस्टर मोती की इनकम आती है 3,48,000 रुपीज की. ये इनकम आती है मिस्टर मोती की 3,48,000 की. और अगर मैं इसी को कंपेयर कर दूं डिक्लेयर्ड इनकम से, डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ मिस्टर मोती, मिस्टर मोती ने कुल मिला के कितने रुपए की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम डिक्लेयर की थी? मिस्टर मोती ने 2020-21 के लिए 1,05,000 रुपीज प्लस 2021-22 के लिए 1,23,000 रुपीज की इनकम डिक्लेयर की थी. तो टोटल डिक्लेयर्ड इनकम होती है 1,05,000 प्लस 1,23,000 इज इक्वल टू 2,28,000 रुपीज की होती है. तो मिस्टर मोती ने असल में कमाए हैं 3,48,000 रुपीज, लेकिन उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम फाइल की है या जो इनकम डिक्लेयर की है वो है 2,28,000 रुपीज की.
तो क्या बेटे इनकम टैक्स ऑफिसर का सोचना सही है कि मिस्टर मोती ने अपनी जो इनकम बताई है वो अंडर वैल्यूड है? तो हम जवाब देंगे बिल्कुल हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर की कंटेंशन एकदम सही है। मिस्टर मोती ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो इनकम बताई है वो अंडर वैल्यूड बताई है। ठीक, लो बेटे क्या कहना था, income assessing income tax officer on and assessing the income of Shri Moti for the financial year 2021-22 feels that Shri Moti has not disclosed the full income. Give your answer. ठीक है, तो यहीं पे लिखेंगे बेटे कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखो कंटेंशंस ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर is correct. Mr. Moti has not declared his full income. Underreported in ITR income tax return is rupees 3,48,000 की एक्चुअल इनकम थी, 2,28,000 की रिपोर्टेड इनकम है। 3,48,000 माइनस 2,28,000 यानी मिस्टर मोती ने 1,20,000 रुपए से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कम रिपोर्ट की है। ये होगा आपका फाइनली सॉल्यूशन। मैंने कहा था शायद आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा, जल्दी से एक बार इसको लिख लो फिर मैं तुम्हारे डाउट को लेता हूं। दिव्यांशी का हो चुका, अरंत का भी हो गया। अब एक ही डाउट अगर हो सकता है तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक ही चीज आपके अंदर डाउट अच्छा ये भी देख लो बेटे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, ये लिख के हो गया सबका। दिव्यांशी का डन है, आनंद का भी डन है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने अपनी कैपिटल की कैलकुलेशन करी है। कैपिटल की कैलकुलेशन करते समय डाउट आया होगा, तो सिर्फ एक ही डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर आपने वाइफ्स की ज्वेलरी को एसेट में क्यों ऐड किया। ये आपके मन में डाउट उठ सकता है कि सर व्हाई यू आर एडिंग द वाइफ्स ज्वेलरी विद द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हम अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नाम की कोई चीज होती है अकाउंटिंग के अंदर, जिसके अंदर हम बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। हम अपनी अकाउंट्स की बुक में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स और लायबिलिटीज को ही रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेसमैन की पर्सनल एसेट्स या पर्सनल लायबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो सर अगर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से चला जाए तो मिस्टर मोती की जो वाइफ्स की ज्वेलरी है वो तो उनकी पर्सनल एसेट है, और अगर वो उनकी पर्सनल एसेट है तब तो उनकी बिजनेस की इनकम में या बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालते समय, बिजनेस की कैपिटल निकालते समय काउंट नहीं होना चाहिए। तो फिर आपने मिस्टर मोती की वाइफ्स की ज्वेलरी क्यों ली। हाँ अब ध्यान से सुनो। पहली बात, आप एक बात बताएं, इनकम टैक्स ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होकर सोचें, आप मिस्टर मोती की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं या मिस्टर मोती की बिजनेस की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में साफ कह देता है कि इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के ऊपर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट लगता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के ऊपर पहली बात तो कानूनी तौर पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए पहली बात तो इनकम टैक्स ऑफिसर मिस्टर मोती के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के लिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को मानने से मना कर देंगे, पहली बात तो। इसीलिए इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना यह होता है कि मिस्टर मोती और मिस्टर मोती का बिजनेस दोनों मेरे लिए एक बराबर है। मैं तो मिस्टर मोती की एसेट और बिजनेस की एसेट, मिस्टर मोती की लायबिलिटी और बिजनेस की लायबिलिटी दोनों को कंबाइंड करके ही मिस्टर मोती की नेट एसेट या नेट वर्थ कैलकुलेट करूंगा, पहली बात। दूसरी बात भाई, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो आप 2 मिनट के लिए सोच के देखो। अभी अभी आपने एक स्टेटमेंट बनाया, अगर मिस्टर मोती कहते हैं कि 2 साल पहले
मैंने अपनी वाइफ के लिए 75,000 की ज्वेलरी खरीदी थी, अब मेरी वाइफ के पास में 1,25,000 की ज्वेलरी है, तो अगर 50,000 की ज्वेलरी इंक्रीज हुई है तो पैसे कहां से आए? पैसे तो उन्होंने इसी बिजनेस से कमाए होंगे ना, इसी बिजनेस की इनकम को विड्रॉ करके वो घर लेके गए होंगे और घर में जाके अपनी वाइफ को उन्होंने ज्वेलरी दिलाई होगी, तो ये भी एज गुड एज क्या होनी चाहिए? आपकी ड्राइंग के जैसा होगा। तो इनकम टैक्स ऑफिसर का सीधा सीधा कहना यह होता है कि अगर आपकी पर्सनल एसेट भी इंक्रीज हो रही है, तो क्यों आपकी पर्सनल एसेट इंक्रीज हुई? क्योंकि आपने अपने बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करी, वहां से आपने प्रॉफिट कमाया, अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करके आप अपने घर में लेके आए, तो आप और उससे आपने अपनी घर के लिए अपनी डोमेस्टिक एसेट्स को क्रिएट किया, तो आपकी जितनी डोमेस्टिक एसेट क्रिएट हो रही है वो भी तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट से ही क्रिएट हो रही है, और अगर वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट से क्रिएट हो रही है देन इट शुड बी आल्सो एडेड व्हाइल द एस्टिमेशन ऑफ द इनकम। इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस पर्सनल एसेट और बिजनेस की एसेट के बीच में फर्क नहीं करते। अब मेरी उम्मीद है कि आपका डाउट खत्म हो गया होगा, और किसी के मन में अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ सर क्लियर है, आगे चलें? क्लियर है, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कैपिटल कंपैरिजन मेथड लगभग हमारी हो चुकी है। कैपिटल कंपैरिजन मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमने तीनों केसेस जो सॉल्व किए थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के थे, एक क्वेश्चन यहां पार्टनरशिप का भी ले लेते हैं। सुनो, A and B are in the partnership having profit sharing ratio in the ratio 2:1. The following information is available about their assets and liability. फर्नीचर 1,20,000 का, क्लोजिंग बैलेंस कितना है पता नहीं, एडवांसेस हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, स्टॉक है, लोन है, कैश एट बैंक है 50,000 और 1,40,000 रुपीज का। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द सैलरी एट द रेट ऑफ ₹2,000 पर मंथ। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जब भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब समझ जाना कि इनकी कैपिटल किस रेशो में रही होगी, इनकी कैपिटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रही होगी। तो अगर क्या प्रॉफिट का रेशो 2:1 है, इसका मतलब इनकी कैपिटल भी 2:1 के रेशो में कंट्रीब्यूटेड रही होगी। जब भी कहा जाता है कि दे कंट्रीब्यूटेड द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है द कैपिटल आर इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% ऑन कैपिटल एंड चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन ड्रॉइंग। आगे चलते हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी। ए की ड्रॉइंग है 20,000, 4,000, 2,000 की, बी की ड्रॉइंग है 2,000, 6,000 और 8,000 की। ऑन 30th June they took C as 1/3 partner who contributed 75,000. C is entitled to share of 9 month profit. सी को कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 9 मंथ का प्रॉफिट देंगे। सर ऐसा क्यों? 9 मंथ के प्रॉफिट में शेयर क्यों दे रहे हैं? साल भर के प्रॉफिट में शेयर क्यों नहीं दे रहे? वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनका अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल को। सी का एडमिशन कब हुआ? सी का एडमिशन हुआ 30th जून को। अब 30th जून को एडमिशन होगा तो उसके एडमिशन के पहले अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक तो 2 ही पार्टनर काम कर रहे थे, ए और बी। 30th जून के बाद अब 3 पार्टनर रहेंगे, ए, बी और सी। इसलिए 30th जून के पहले का जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ ए और बी के बीच में बटेगा, लेकिन 30th जून के बाद का जो प्रॉफिट होगा वो ए, बी और सी तीनों के बीच में बटेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 1:1:1। लो बेटे, ओल्ड रेशो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू रेशो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए विड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर। ए ने अपना प्रोपोर्शनेट शेयर विड्रॉ कर लिया। सर इस लाइन का मतलब क्या है? ए ने अपना प्रोपोर्शनेट शेयर विड्रॉ कर लिया। ए ने प्रोपोर्शनेट शेयर विड्रॉ कर लिया का मतलब यह है कि ए ने जो भी एक्सेस कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रखी होगी वो एक्सेस कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली होगी। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन न्यू परचेज। ₹10,000 मे बी डेप्रिशिएटेड फॉर 1/4 ऑफ द ईयर। ये कह रहे हैं कि आप अपने फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा लेना, लेकिन इन्होंने इसी बीच में एक नया फर्नीचर खरीदा है। ये कह रहे हैं कि नया फर्नीचर जो 10,000 का परचेस किया है इसमें 1/4 का ही डेप्रिसिएशन लगाना बस। ओके। करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2012। ए के लिए है 5,000 का क्रेडिट बैलेंस, बी के लिए है 2,000 का डेबिट बैलेंस। अब करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, इसका मतलब एक बात पक्की है कि पार्टनरशिप फर्म अपनी पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही होगी वो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन कर रही होगी।
कभी आपने बेटे बचपन में सुन रखा होगा, जब कभी आपने 11th 12th में पार्टनरशिप पढ़ी होगी, ठीक है। यहां पर जो भी पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट होते, कैपिटल अकाउंट होते हैं, उनको दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। एक तो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होते हैं सब उठा के आप किसके अंदर लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ले जाके मेंशन कर देते हैं। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब इनकी जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रही होगी वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब इनका कैपिटल का बैलेंस अलग होगा और करंट अकाउंट का बैलेंस इनका अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्या क्या मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ मतलब प्रॉफिट या लॉस के लिए जो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब कर करा के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर बना के दिखाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दिखाओ एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 मतलब जहां पे आपका अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2020 यानी इस दिन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर भी दिखाओ। काम शुरू करें, बोलो ना बेटे, क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे बोलना, हल्के हल्के, दिव्यांशी को समझ में आ गया? रन, हाँ सर समझ में आ गया। चलो फिर आगे, चलो आगे चलेंगे, लिखेंगे यहां पर आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 में क्या क्या चाहिए, ये कह रहे हैं बेटे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दिखाओ। तो पहला स्टेटमेंट होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, सॉरी। तो सबसे पहले यहां बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और ये कब से कब तक के लिए बनेगा? ये बनेगा आपका फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक। एक कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर, एक कॉलम होगा आपका अमाउंट। लगभग इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को बनाने में आपको हाफ पेज की जगह लगेगी, तो हाफ पेज की जगह छोड़ दें और आप अपने दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाएं। दूसरे स्टेटमेंट में आएंगे तो एक होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा कह रहे हैं कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना के भी दिखाओ। ठीक है, आओ भाई पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएं। पॉइंट नंबर बी में बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर के लिए 3 अलग अलग कॉलम डेबिट में, 3 अलग अलग कॉलम क्रेडिट में। हे भगवान, जगह ही नहीं है सर, क्या करोगे बेटे? मिलानी पड़ेगी, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर। ये लो बेटे, ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट बन गया ए बी सी। और क्या मांग रहे हैं? क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दिखाओ एज ऑन 31 मार्च 2020। हम एक काम करते हैं, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 दोनों का ही बना देते हैं। दोनों का इसलिए बना देते हैं क्योंकि इससे कैपिटल वैपिटल पता चल जाएगी। ठीक है, ओके सर। लो, पॉइंट नंबर सी में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कब का बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2020 का मांगा है। मैं सिर्फ 31 मार्च 2020 का ही बना देता हूं कि दोनों बना दूं। पर दोनों ही बना दो, चलो इकट्ठा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो दोनों का इकट्ठा ही बना देते हैं, अलग अलग काम करने की बजाय एक साथ कर देते हैं। 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021 दोनों का एक साथ यहीं पर
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन जाएगा। ये लो बेटे, फॉर्मेटिंग करना शुरू करो। एक साइड होगा लायबिलिटी साइड, एक साइड होगा आपका एसेट साइड। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आगे बढ़े। फॉर्मेटिंग हो चुकी है, बस एक एक इंफॉर्मेशन को उठाना है। जहां जहां आप इसको प्रोसेस करना चाहें वहां वहां आप इसको प्रोसेस करते जाएं और आगे चलें। कुछ नहीं है, अपना एक सिस्टम होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन जहां जानी है उसको वहां भेजते जाओ। आगे चलते हैं। सबसे पहले मिला बेटे फर्नीचर, 31 मार्च 2020 को है 1,20,000 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। अरे यहाँ पे तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दो कॉलम बनेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। ये होगा आपके लिए 2020 के लिए, ये होगा 2021, 2020, 2021। सबसे पहले हमारे पास में फर्नीचर 31 मार्च 2020 का बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000। यहां तो 1,20,000 लिखा जा सकता है, लेकिन 2021 में अभी फर्नीचर का मैं क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिख सकता, क्योंकि पहली बात तो क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया भी नहीं है और इसके साथ में एक एडजस्टमेंट है। और क्योंकि इसके साथ में एक एडजस्टमेंट है, इसलिए फिलहाल यहां पे फर्नीचर को लिख नहीं सकते, तो जगह छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। आगे चलते हैं। फिर क्या था, एडवांसेस। इन्होंने किसी किसी को उधार दे रखा होगा। एडवांसेस ये इनकी एसेट्स हैं 70,000 और 50,000 रुपीज की। 2020 में 70,000, 2021 में 50,000। इसके बाद इनके क्रेडिटर्स हैं 32,000 और 30,000 के, ये इनकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स 32,000 और 30,000 के क्रेडिटर्स आ गए। उसके बाद डेटर्स हैं 40,000 और 45,000 के डेटर्स। 40,000 एंड 45,000 के डेटर्स भी आ गए। और क्या है सर, स्टॉक था 60,000, 74750, 74750, 60,000, और ये था इनके पास में कुल मिला के स्टॉक। इसके बाद है लोन। अब लोन बेटे कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको अपनी लायबिलिटी ही अज्यूम कर रहा हूं। तो लोन को बेटे लायबिलिटी अज्यूम करके ले लिया जाए 80,000। करंट ईयर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि लोन लायबिलिटी यहां पर पे हो चुकी थी। कैश एट बैंक है 50,000, 1,40,000 का, तो 50,000, 1,40,000 कैश का बैलेंस है। 1,40,000 कैश का बैलेंस है। ये लिख दो बेटे कैश एंड बैंक बैलेंस। मेरे पास में फर्नीचर का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैंने फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस अभी तक नहीं लिखा है। आगे चले। क्या बेटे मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, जल्दी बताओ। यस सर, चलो फिर आगे चलते हैं। अगली इंफॉर्मेशन, द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू द सैलरी एट द रेट ऑफ ₹2,000 पर मंथ। अगर आप पार्टनर को सैलरी देते तो कहां रिकॉर्ड करते? डेफिनेट सी बात है, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, रेवेन्यू आइटम है, तो आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही इसको रिकॉर्ड करते। क्या हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं सर। ये लो, चलो फिर रिकॉर्ड करो। एक दो लाइन की जगह छोड़ दो और यहां पे लिख देता हूं मैं सैलरी। अब किसको कितनी कितनी सैलरी दी जानी है, कायदे से अगर मैं इसकी बात सोचूं तो ए ने इस साल के लिए, ये हमारा करंट अकाउंट कब से कब तक का बन रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का हमारा करंट अकाउंट बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हर महीने हम पार्टनर को 2,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी देते हैं, तो यहां पर ए को 12 महीने के लिए 2,000 पर मंथ की आपने सैलरी पे की होगी, 24,000। बी को भी आपने 12 मंथ के लिए 2,000 पर मंथ के हिसाब से आपने सैलरी पे की होगी, 24,000। लेकिन सी ने क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सिर्फ 9 मंथ ही स्पेंड किए हैं, इसलिए सिर्फ आपने सी को 9 मंथ के हिसाब से 18,000 रुपीज की सैलरी का पेमेंट किया होगा। आगे चलूं।
एक मिनट बेटे, मैं बाद में बताने वाला था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी ही ऐसा कर लेना चाहिए। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक कॉलम की जरूरत और पड़ेगी, तो थोड़ा धीरे धीरे लिखना, ठीक है ना। हाँ सर, ये कॉलम कौन सा होगा? ये कॉलम टोटल का होगा सर, लेकिन ये कभी बनाया नहीं हमने। कोई बात नहीं, आज बनाओ, ठीक है ना। अब बड़े हो गए बेटे, प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर आ गए हो, प्रोफेशनल लोग हो गए हो, अब तो कुछ नए नए ऐसे भी काम करने पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं किया आपने, ठीक है। तो बताओ कुल मिला के टोटल सैलरी आपने कितनी पे कर दी? 24,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 66,000 रुपीज की आपने सैलरी पे कर दी। इतना क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यहां पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। नो सर, मनीषा को कोई डाउट नहीं है। अरहंत, दिव्यांशी, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है, आगे चलो। अगली इंफॉर्मेशन, जहां तक क्वेश्चन हो जाए बेटे उसको तो बिल्कुल पिक्चर में से बाहर कर दो। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी ए और बी ने प्रोपोर्शनेट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की थी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब जो भी टोटल कैपिटल बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्टेड रही होगी, वो टोटल कैपिटल इनके इटसेल्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे रही होगी। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% ऑन कैपिटल। ये कह रहे हैं हमें इनकी कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट देना है, लेकिन मैं अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में ए और बी की ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं, और मेरे पास में क्योंकि ए और बी की ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो मेरे लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल है, ठीक। तो अब यहां पर दो चीजें निकल के आ गई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर। एक तो यहां पे लिखा जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा लिखा जाएगा यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस भी लिखने पड़ेंगे। अभी फिलहाल मैं कैपिटल निकाल नहीं सकता, अभी फिलहाल करंट अकाउंट में लिख नहीं सकता। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। अगर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के इसको छोड़ तो सकता हूं ताकि मेरा ध्यान इसके ऊपर जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिर्फ लिख के छोड़ दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ऐसा हमें याद रहे। एंड चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑन ड्राइंग। ये ड्राइंग पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर मुझे ड्राइंग मिल जाए तो मैं ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी निकाल दूं। हाँ सर, है ना ड्राइंग, ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी ये दिया हुआ है सर। अच्छा, ए और बी की ड्राइंग दी हुई है, इसका मतलब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे ए के लिए। ए ने पहली ड्राइंग की थी 4,000 रुपीज की 30 अप्रैल को, 4,000 ही था, 2,000 रुपीज की ड्राइंग की थी। तो यहां पर बेटे सबसे पहले इंटरेस्ट निकलेगा 2,000 रुपीज पे एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग पे 10% का, एट द रेट ऑफ 10%। बोलो बेटे कितने महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल दूं? फॉर हाउ मैनी मंथ इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड? सर 30 अप्रैल को अगर इसने विड्रॉ किया है तो अप्रैल का एक महीना छोड़ दो, बाकी 11 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 11 मंथ, 11 डिवाइडेड बाय 12, 2000 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, ये होता है 183.33, 183.33। एक ही दूसरी ड्रॉइंग हुई है 30 जून को 4,000 रुपीज की, 4,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10%। 30 जून को ड्राइंग हुई है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने को छोड़ देना चाहिए। 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अरहंत 1 मंथ नहीं, नालायक 11 मंथ। कैसी कैसी बातें करते हो। 4,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाता है फिर यहां पर 300 रुपीज का। एक ही अगली ड्राइंग हुई है 31 दिसंबर को 2,000 रुपीज की, तो 2,000 रुपीज पे 10%, 31 दिसंबर यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। 2,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 50 रुपीज। टोटल ड्राइंग कितनी होती है बताओ? 50 प्लस 300 प्लस 183.33 इज इक्वल टू 533.33, 533.33 ऑलमोस्ट इक्वल टू 533 रुपीज।
उसी के हिसाब से बी की भी ड्राइंग निकाल लो। बी की पहली ड्राइंग हुई थी 2000 रुपीज की ऑन 31 मई। 2000 रुपीज की ड्राइंग पे एट द रेट ऑफ 10%, कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं? 31 मई, यानी मई को छोड़ दो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने होगा? 4 4 8 और तो 10 महीने। हाँ सर, 10 मंथ, ठीक है। 10 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2000 इंटू 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, ये होगा 211 रुपीज। ठीक है क्या? देखना 31 मई तो अप्रैल में 2 महीने कम कर 10 महीने, ठीक है, 211 रुपए 11 पैसे, 211 रुपीज 11 पैसा। बी की अगली जो ड्राइंग हुई थी वो थी 6000 रुपीज की ऑन सितंबर 30। 6000 पे एट द रेट ऑफ 10% फॉर सितंबर 30, यानी यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर 6 मंथ। 6000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाती है ड्राइंग 300 रुपीज की। 300। बी की थर्ड ड्राइंग हुई थी 8000 रुपीज की फरवरी 28 को। कितने की थी? 8000। 8000 की ड्राइंग हुई थी एट द रेट ऑफ 10% फॉर ऑन फरवरी 28, यानी यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ओनली फॉर 1 मंथ, मार्च के लिए। 8000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 66.67। 66.67 टोटल होना चाहिए 211 पॉइंट, अरे यार 211.11 प्लस 300 प्लस 66.67 इज इक्वल टू 577.78। 577.78 ऑलमोस्ट इक्वल टू 577। तो 200 का इंटरेस्ट 1 नहीं चाहिए, 2000 का इंटरेस्ट गलत निकला है क्या? 2000 का 10% फॉर 10 मंथ, 2000 इंटू 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, अच्छा ये गलत निकला, सॉरी, 166.67 निकलेगा। ओके, 166.67 प्लस 300 प्लस 66.67 इज इक्वल टू 533.34। ये आता है 533.34, ऑलमोस्ट इक्वल टू 533 रुपीज। अब ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट इक्वल टू 533। बताओ बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या कर दूं? बोलो जल्दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या कर देना चाहिए? सर इसमें क्या पूछना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट करवा दो। मैंने कहा ठीक है, ये लो 2। एक मिनट, एक दो लाइन की जगह छोड़ दो, फिर लिखो यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करूं तो ए के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है 533, बी के लिए भी आया है 533, 533, 53, अरे यार ये टोटल में क्यों लिख दिया मैंने? 533, 533 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता है 533 इंटू 2, 1066, 1066। अब बेटे पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी हुई है। अब अगर पार्टनर्स की ड्राइंग्स है तो पार्टनर्स की ड्राइंग को भी करंट अकाउंट में डेबिट कर देना चाहिए। बताओ पार्टनर्स की ड्राइंग कितनी? सर ए की बात करोगे तो 4 और 2 6 और 2 8। ए की टोटल ड्राइंग है 8000 रुपीज की। बी की टोटल ड्राइंग है 8 और 6 14 और 2 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज की बी की ड्राइंग। अरे यार 8,000 रुपीज की ए की ड्राइंग है, 16,000 की बी की ड्राइंग है, सी की ड्राइंग कुछ भी नहीं, टोटल ड्राइंग हो गई 24,000 रुपीज की। यहां तक बात क्लियर है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ूं। नो सर, मनीषा को कोई दिक्कत नहीं है, अरहंत और दिव्यांशी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अरहंत कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो फिर। उसके बाद on 30th June they took C as 1/3 partner who contributed rupees 75,000। इन्होंने C को एडमिशन दिया, C ने 75,000 कैपिटल के कंट्रीब्यूट करिए। ये बेटे आपके यहां पर आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ये सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसको क्रेडिट करना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा नहीं था। आओ बेटे वो ही बना लेते हैं, लगे यहां तो। अब ये क्योंकि क्वेश्चन में मांगा नहीं है इसलिए मेरा वर्किंग नोट होगा पार्टनर्स। सर जरूरी है बनाना ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है बनाना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं यहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन में आपसे मांगा नहीं है। CBA टोटल, CBA टोटल
यहां पर बेटे सी ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यहां पे लिख देता हूं बैंक अकाउंट, ये है टोटल, ये है ए बी सी। सी ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है 75,000 रुपीज का, टोटल ए बी सी। आगे चलें? यस सर, आगे चलो फिर, ठीक है सर आगे चलते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 1:1:1। अब यहां पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का एक जैसा हो गया, 1:1:1 का हो गया। ए विड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर, ए की जो भी एक्सेस कैपिटल रही होगी, ए ने अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ भी कर लिया होगा। सर ए की कितनी एक्सेस कैपिटल रही होगी, ए ने कितनी एक्सेस कैपिटल विड्रॉ करी होगी? तो अब ध्यान से सुनो, यही आपका टर्निंग पॉइंट है। सुनो, क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि इनकी जो भी कैपिटल है वो सारी की सारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। वर्ड कौन सा यूज हुआ है? कैपिटल यहां पे पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है कि आपकी कैपिटल का जो रेशो होगा वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर होगा। अब मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पहले की बात करूं, बिफोर की बात करूं, तो पहले सिर्फ दो ही पार्टनर थे, ए और बी, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1:1। आफ्टर सी को एडमिट करने के बाद अब हो गए तीन पार्टनर ए बी और सी, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 1:1:1। अब यहां पर भी अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर भी रेशो प्रोपोर्शनेट है, आफ्टर की अगर बात है तो तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तो इनकी कैपिटल का रेशो भी कितना होना चाहिए? 1:1:1। जब कैपिटल प्रोपोर्शनेट है तो हर बार कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर चलेगी। तो अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर चलेगी तो अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सी के एडमिशन के बाद 1:1:1 का हो जाता है तो फिर कैपिटल भी किस रेशो में होनी चाहिए? 1:1 के रेशो में, 1:1:1 के रेशो में होनी चाहिए। और सी ने अपने 1/3 के प्रॉफिट के शेयर के लिए 75,000 रुपीज की कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है। तो बताओ ए और बी की आफ्टर एडमिशन ऑफ सी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी इज इक्वल टू 1:1:1। ये कहते हैं कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी, मतलब कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल का रेशियो भी 1:1:1 होना चाहिए। ठीक है, 1:1:1 है। सी को आप प्रॉफिट में 1/3 का शेयर दे रहे हैं, तो सी ने अपने 1/3 के प्रॉफिट के शेयर के लिए 75,000 का कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ए और बी को भी तो प्रॉफिट में 1/3 का प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ए और बी की कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए? ए और बी की कैपिटल भी यहां पर 75,000 और 75,000 की होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अनंत ने कहा 75,000 ठीक है। दिव्यांशी, मनीषा बेटे बात समझ में आ गई? सबसे पहली बात तो दिव्यांशी को क्लियर है। मनीषा? जी सर क्लियर है, ओके। यानी बेटे यहां पर ए और बी की भी जो कैपिटल रही होगी वो 75,000 की रही होगी, और ये क्योंकि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा इसलिए क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ए की कैपिटल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 75,000, बी की कैपिटल का बैलेंस 75,000, सी की कैपिटल का बैलेंस 75,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये जो कैपिटल है वो सी के एडमिशन के बाद की कैपिटल है। यानी टोटल कैपिटल पार्टनरशिप फर्म की कितनी रही होगी? 2,25,000 की टोटल कैपिटल पार्टनरशिप फर्म की रही होगी। इतना क्लियर? आफ्टर एडमिशन ऑफ सी टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म 2,25,000 की रही होगी। इतना क्लियर? यस सर क्लियर। और आगे चलते हैं एक कदम और। यहां पे कह रहे हैं ए विड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर। ए की जितनी भी एक्सेस कैपिटल थी, ए ने अपनी एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर ली। चलो अब ए ने अगर अपनी एक्सेस कैपिटल विड्रॉ की होगी तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि ए ने जो अपनी एक्सेस कैपिटल विड्रॉ की है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए या इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए? सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, तो ए ने जो अपनी एक्सेस कैपिटल विड्रॉ की है, ये विड्रॉल ऑफ एक्सेस कैपिटल आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे या विड्रॉल ऑफ एक्सेस कैपिटल आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? सर डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर ये विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट होता या ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता
तो हम ये कहते हैं कि ये ड्राइंग रेवेन्यू आइटम की ड्राइंग है, तो रेवेन्यू आइटम की ड्राइंग को हम फिर कहां ट्रांसफर करते, रेवेन्यू आइटम की ड्राइंग्स को हम चुपचाप उठा के अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। तो क्योंकि ए ने अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ किया होगा, तो ए की एक्सेस कैपिटल जो भी विड्रॉ हुई है वो इनके अकाउंट में डेबिट हो जानी चाहिए। फिलहाल मुझे नहीं पता कि ए ने कितने पैसे की एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ किया है, आई डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ, इसलिए अमाउंट में यहां पे नहीं लिख सकता। आगे चलते हैं। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, न्यू परचेज ऑफ ₹10,000 मे बी डेप्रिशिएटेड फॉर 1/4 ऑफ द ईयर। ठीक, चलो आगे सर, इससे क्या मिलेगा, इससे बनेगा आपका वर्किंग नोट नंबर 3। इसको मिटा दूं मैं 2 मिनट के लिए। इससे बनेगा बेटे आपका वर्किंग नोट नंबर 3, लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। सर क्या निकाल रहे हैं, यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। यहां हम फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर हमारे क्वेश्चन के अंदर पहले से बता रखा है 1,20,000 का है। फिर इसी साल इन्होंने नया फर्नीचर परचेस किया है, तो इस एडिशन को आप ऐड करेंगे 10,000 रुपीज, तो फर्नीचर की बुक वैल्यू बनती है यहां पर 1,30,000 की, लेकिन इसी में से आप इसका डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 10% ही है ना, हाँ, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। जो पुराना फर्नीचर है 1,20,000 का, तो 1,20,000, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा होगा। ओल्ड फर्नीचर 1,20,000 का ओल्ड फर्नीचर है, एट द रेट ऑफ 10%, इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 12,000 की लगेगी। इस साल आपने जो नया फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपीज पे, इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी 10% वो लगेगी, क्वेश्चन ने खुद कह रखा है फॉर 1/4 ऑफ द ईयर। परचेस ऑफ ₹10,000 में बी डेप्रिशिएटेड फॉर 1/4 ऑफ द ईयर। तो जो नया फर्नीचर खरीदा है उसमें 1/4 ऑफ द ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 10,000 का 10% डिवाइडेड बाय 4, 250 रुपीज का डेप्रिसिएशन। ये टोटल डेप्रिसिएशन माइनस होगा 12,250 रुपीज, 1,30,000 माइनस 12,250, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1,17,750 रुपीज। चेक कर लो एकदम सही है कि नहीं है, अपना प्लस माइनस कभी भी गड़बड़ हो सकता है बॉस, एक बार चेक कर लें प्लस माइनस सही है कि नहीं है। मैं ही चेक कर लूं, चलो 1,20,000 प्लस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 250, 1,17,750, ठीक है। चलो ये फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस अब आप यहां पर लिख सकते हैं 1,17,750। वर्किंग नोट नंबर क्या था 3, तो यहां लिखेंगे इसी के नीचे वर्किंग नोट नंबर 3। आगे चलते हैं, सही है सर, आगे बढ़े, हाँ सर आगे चलो। इसके बाद और क्या है, करेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 होना चाहिए। इसमें बेटे डेट को यहां पर ठीक कर लो, यहां पे 2012 लिखा हुआ है, इसको कर लो 31 मार्च 2020, उसको बेटे 31 मार्च 2020 कर लें। ये कह रहे हैं करंट अकाउंट का बैलेंस है ए का फर्स्ट, मतलब कि ये होगा 31 मार्च 2020 भी कह सकते हैं आप इसको, और आप इसको 1 अप्रैल 2020 भी कह सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 को ए के करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 5,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस, तो ये इनके करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लिखेंगे यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 5,000 क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद ये कह रहे हैं बी का करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 2,000 रुपीज का। अब डेबिट बैलेंस है तो ये डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नो सर, दिव्यांशी नो सर। अरहंत, अरहंत कोई डाउट? क्लियर है, चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। और यही जो करंट अकाउंट के बैलेंस है, ये करंट अकाउंट के बैलेंस आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी आना चाहिए। करंट अकाउंट का जो ए का क्रेडिट बैलेंस है वो तो लायबिलिटी साइड में आएगा फॉर ₹5,000, लेकिन बी के करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है ये आपके एसेट साइड में प्रेजेंट होगा, करंट एसेट डेबिट बैलेंस, और ये होगा बी का। बी का डेबिट बैलेंस कितने रुपए का था?
सर बी का डेबिट बैलेंस है 2000 रुपीज का, ये आएगा आपके एसेट साइड में। और आगे चलते हैं। अच्छा, क्या सी का बी का क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता? सी का हो नहीं सकता क्योंकि 31 मार्च 2020 को सी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं हुआ था, इसलिए सी के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको मिल भी नहीं सकता। आगे चले। और कोई इंफॉर्मेशन बच गई? नहीं सर, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब पैकअप करना शुरू करो। हाँ, अब बात आती है पैकअप करने की। बात अगर मैं पैकअप करने की करूं तो मेरे पास सारी, सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स का तो डेटा मेरे पास में अवेलेबल है। आओ एक एक करके इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करें। जितनी इंफॉर्मेशन थी उससे जो बाजार फैलाना था वो तो फैला लिया, अब बाजार को समेटना शुरू करो। सबसे पहले ओपनिंग डेट की एसेट्स का टोटल 1,20,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 3,42,000। तो लायबिलिटी का टोटल भी होना चाहिए 3,42,000। अब अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूं तो कितना आएगा सर? 3,42,000 माइनस 32,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,97,000 आ रहा है। देखना चेक करके सही है कि गलत है। नहीं, 2,92,000 कैसे आ सकता है यार, कुछ गड़बड़ है। 2,30,000, 1,20,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000, 2,42,000 तो बराबर है माइनस 32,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000, 2,25,000। 2,25,000 क्या होगा सर? 2,25,000 आपकी कैपिटल का टोटल होगा। अब यहां पर कैपिटल का टोटल होने का मतलब यह है कि ये आपकी ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल के टोटल के बराबर होगा। यहां पर सी की कैपिटल शुरुआत में कितनी रही होगी? निल, क्योंकि 1 अप्रैल या 31 मार्च 2020 तक तो सी आपका पार्टनर ही नहीं था, तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल रही होगी निल। अब सवाल यह आता है ए और बी की कैपिटल कितनी रही होगी? तो क्वेश्चन ने साफ कह रखा है कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट रेशो में थी, इसका मतलब कैपिटल इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में थी। और अगर कैपिटल इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रही होगी तो इनका शुरुआत का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? 2:1। तो इनकी ये जो टोटल कैपिटल है 2,25,000, ये 2,25,000 की ओपनिंग कैपिटल भी ए और बी के प्रोपोर्शनेट 2:1 के रेशो में ही बटेगी। इससे एक वर्किंग नोट और बन जाता है आपका। वर्किंग नोट नंबर 4, यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। टोटल कैपिटल as on 1st April 2020 is equal to 2,25,000। Therefore एस कैपिटल, बताओ बेटे ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? सर प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। 2,25,000 में ए का प्रॉफिट शेयर है 2/5, 2/3 का, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी ए की कैपिटल रही होगी 1,50,000। देयरफॉर बीस कैपिटल, बी की कैपिटल कितनी रही होगी? सर 2,25,000 का 1/3 इज इक्वल टू 75,000 की बी की कैपिटल रही होगी। चलो बेटे ले आओ, यानी ए की कैपिटल रही होगी यहां पर ए की कैपिटल रही होगी 1,50,000, ए की कैपिटल रही होगी 1,50,000, बी की कैपिटल रही होगी 75,000, सी की कैपिटल तो कुछ थी ही नहीं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमसे मांगा था, कायदे से देखोगे आप तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंप्लीट हो चुका है और यही कैपिटल के बैलेंस आप अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट भी करवाएंगे। लिखेंगे यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल थी 1,50,000, बी की कैपिटल थी 75,000, सी की ओपनिंग कैपिटल थी ही नहीं, तो टोटल कैपिटल थी 2,25,000 रुपीज की। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी वो पूछ सकता है। हाँ बेटे, यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। अरहंत, मनीषा, कोई डाउट नहीं, चलो आगे चलते हैं। लो बेटे अकाउंट को बैलेंस करो। ए की कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल है
एक ही कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल है 1,50,000, तो डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 1,50,000, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 75,000 का है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसका मतलब ए की एक्सेस कैपिटल 75,000 रुपीज की रही होगी जो ए ने विड्रॉ कर लिया होगा, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। आगे चलें। बी की कैपिटल का टोटल है 75,000, ऐसे डेबिट साइड का भी टोटल बनता है 75,000। सी की कैपिटल का टोटल है 75,000, यहां का भी टोटल बनता है 75,000, और इतनी ही कैपिटल नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई होगी। आगे बढ़े। ये तो था हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। अब आगे आ जाओ। एक था बना रहे थे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। बस बेटे पार्टनर करंट अकाउंट में सब कुछ तो ट्रांसफर कर दिया, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रांसफर करवा दो। इसके लिए पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सभी जानते हैं टाइम बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना शुरू करेंगे। लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 5। क्या निकाल रहे हैं यहां पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए के लिए। ए की स्टार्टिंग में कैपिटल थी 1,50,000 रुपीज की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रेट परसेंटेज है 6% एट द रेट ऑफ 6% फॉर 3 मंथ। 1,50,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये होगा 2,250। फिर उसके बाद 75,000 पे एट द रेट ऑफ 6% फॉर 9 मंथ एक बार और निकलेगा। 75,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये होगा 3,375। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 3,375 प्लस 2,250 इज इक्वल टू 5,625। 5,625 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? अरहंत, मनीषा, कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं फिर। अब निकालो बेटे बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी की साल भर कैपिटल 75,000 बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रही एट द रेट ऑफ 6% फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 75,000 इंटू 6%, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 4,500। सी के लिए कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे तो 7,500 पे 6 मंथ, लेकिन सिर्फ ये 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगी। 75,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 3,375 रुपीज, ये होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ले आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कहां भेजना है? करंट अकाउंट में। 5,625 भेज दो बेटे। कहां है इनके करंट अकाउंट? ये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया था? 5,625 ए के लिए, उसके बाद 4,500 बी के लिए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 3,375 सी के लिए। 3,375 सी के लिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,625 प्लस 4,500 प्लस 3,375 इज इक्वल टू होना चाहिए 13,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस हो चुके। टोटल ओपनिंग बैलेंस था 5,000 का, यहां पर टोटल है 2,000 का। आगे चलूं, आगे बढ़ूं? बोलो बेटे, आगे चलना चाहिए? यस सर, हाँ जी सर, आगे चलो। तो बेटे अब क्या करना है? कैपिटल भी हो गया, ड्राइंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब सर लगे हाँ तो इसको ही पैकअप कर दो। बेटे इसको मैं पैकअप नहीं कर सकता। ए, बी और सी की कैपिटल तो मैं लिख सकता हूं 75,000, 75,000, 75,000, यानी टोटल कैपिटल 2,25,000 की तो मैं लिख सकता हूं। लेकिन अभी मैं अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को मैं क्लोज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास अभी पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है। अब मुझे कहीं से भी जुगाड़ तुगाड़ करके पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, यहां पर भी पहले एसेट का टोटल कर लिया जाए। 1,17,750
प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 74,750 प्लस 1,40,000, एसेट का टोटल होता है 4,27,500। चेक कर लेना एक बार, हाँ ठीक है। तो लायबिलिटी का टोटल भी होना चाहिए 4,27,500। अब इंडिविजुअल ए, बी और सी के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि 4,27,500 में से अगर 30,000 के क्रेडिटर्स और 2,25,000 की कैपिटल माइनस कर दी जाए तो टोटल करंट अकाउंट का बैलेंस बनेगा 1,72,500 का। यानी ए के करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस बी के करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस सी के करंट अकाउंट का बैलेंस, तीनों के करंट अकाउंट का जो बैलेंस बनेगा वो बनेगा 1,72,000 रुपीज, 1,72,500 रुपीज का। सर इसका आप करोगे क्या? बेटे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, एक काम जरूर कर सकता हूं कि इनके जो करंट अकाउंट का बैलेंस है टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर मैं बैलेंस कैरिड डाउन की बात करूं तो यहां पर टोटल करंट अकाउंट का टोटल होगा 1,72,500, 1,72,500। इसमें ए का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते। ये जरूर पता कर सकते हैं कि द टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एट द क्लोजिंग डेट वाज रुपीज 1,72,500। आगे चलें। हाँ सर, अब क्या करोगे? अब बेटे मैं इतना करूंगा कि इस टोटल के कॉलम को बैलेंस करूंगा। टोटल के कॉलम को बैलेंस करके क्या मिलेगा सर? टोटल के कॉलम को बैलेंस करके बेटे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट सर ऐसे क्यों? देखो ना, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, पार्टनर को जो सैलरी देनी थी वो भी लिख दिया, पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो भी लिख दिया, पार्टनर को जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना था वो भी लिख दिया, पार्टनर की ड्राइंग भी डेबिट करवा दी, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया। तो अल्टीमेटली जो बचेगा वो क्या बचेगा? सर क्वेश्चन में तो बस ओपनिंग ईयर का बोला है, तो क्लोजिंग ईयर का क्यों बना रहे हो? हाँ, क्लोजिंग ईयर का मैं क्यों बना रहा हूं बेटे अनंत, 2 मिनट में समझाता हूं, ठीक है? हाँ 2 मिनट में समझा रहा हूं बस। आगे चलते हैं, आओ बेटे बैलेंस करें। 2,000 प्लस 1,066 प्लस 24,000 प्लस 1,72,500 इज इक्वल टू, डेबिट का टोटल है 1,99,566, तो क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 1,99,566। माइनस कराओ 5,000, माइनस कराओ 66,000, माइनस कराओ 13,500, तो यहां पर 1,15,066 रुपीज का आपका कुल मिला के प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरंत आपने पूछा था कि क्वेश्चन में तो सिर्फ ओपनिंग के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मांगा है, तो आप क्लोजिंग के लिए क्यों बना रहे हो? बेटे क्लोजिंग के लिए मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे करंट अकाउंट के बैलेंस की जरूरत थी। अगर मुझे करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिलेगा तो मैं किस तरीके से अपने करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करके करंट अकाउंट को बैलेंस करके पता कर पाऊंगा कि पार्टनर्स के बीच में कुल मिला के कितना कितना प्रॉफिट बटा है। बात समझ में आ गई अरहंत? बात समझ में आई? यस और नो? हाँ, इसलिए बेटे मैंने क्लोजिंग का ही बनाया। इतनी बात क्लियर है यहां तक? बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। क्या यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? हाँ सर ठीक है, चलो फिर आगे। अब आपको इसी प्रॉफिट के बंटवारे को दिखाना है कि ये जो 1,15,066 रुपीज का प्रॉफिट है ये ए, बी और सी के बीच में कितना कितना बटा होगा। ए के बीच में, ए को, बी को और सी को कितना कितना बटा होगा, अब ये भी निकालना है आपने। आओ बेटे, ये बनेगा वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। Distribution of profit for the year 31st March 2021। सर ये तो 1:1 है के रेशो में जाएगा। रुको तो ऐसे थोड़े ना। हाँ, सबसे पहला प्रॉफिट बटेगा फॉर इनिशियल 3 मंथ। इनिशियल 3 मंथ्स 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? सर हमारा टोटल प्रॉफिट निकला था यहां पर 1,15,066 का। 1,15,066 इंटू 3/12।
इनिशियल 3 मंथ का प्रॉफिट है इनटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 28766.5 है, 28766.5। मैं इसको मोटे मोटे तौर पे 28766 ले लेता हूं, चलेगा। ये जो शुरू के 3 महीने का प्रॉफिट है ये सिर्फ ए और बी के बीच में बटेगा, क्योंकि सी की जो एडमिशन हुई है वो 30 जून को हुई है, इसलिए सी को जो प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा वो आखिरी के 9 मंथ का प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल 3 मंथ का जो प्रॉफिट का शेयर बटेगा वो ए और बी के बीच में बटेगा। ए का प्रॉफिट का शेयर होगा 28766 इंटू 2/3 इज इक्वल टू, बोलो 28766 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 19177, 19177। बी के लिए होगा 28766 इंटू 1/3, 28766 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ये होगा 9588, 9588, 8 और 6 16 बराबर है। ये बटेगा ए और बी के बीच में। अरे सॉरी 14383, अच्छा मैंने गलत किया है क्या। 28766 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 19177, 28766 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9588.6 है, तो 0.88 को 0.6 ही रहने दी। 8 और 7 15, रुको इसको 9 कर लो, इसको बेटे यहां पर 9 कर लो, इसको 9 कर लो। आगे चले, मैंने इक्वल शेयर कर दिया। नहीं, शुरू के 3 महीने में प्रॉफिट का शेयर ए और बी के बीच में 2:1 का था। अब आगे के 9 मंथ का प्रॉफिट बांटो फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। पहले तो अगले 9 महीने का प्रॉफिट निकालो। टोटल प्रॉफिट आपने कमाया था 1,15,066 रुपीज का। इसका शुरू का शुरू के 3 महीने का 28,766 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 1,15,066 माइनस 28,766 इज इक्वल टू आखिरी के 9 मंथ का प्रॉफिट आपके पास में बचा है 86,300 का। ये बटेगा ए बी और सी के बीच में इन इक्वल रेशो। 86,300 इंटू 1/3, 86,300 इंटू 1/3, 86,300 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 28766.66 आ रहा है। इसको 28767 और ये हो जाएगा 86,300 माइनस 28767 माइनस 28767 इज इक्वल टू 28766 ये बटेगा बेटे। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट ऑफ ए का टोटल प्रॉफिट होगा शुरू के 3 महीनों के लिए 19,177 प्लस नेक्स्ट 9 मंथ के लिए 28,767, 19,177 प्लस 28,767 इज इक्वल टू ये होगा 47,944। बी के लिए टोटल प्रॉफिट होगा शुरू के 3 मंथ के लिए 9,589 प्लस बाद के 9 मंथ के लिए 28,767, 9589 प्लस 28767 इज इक्वल टू ये होगा 38,356। सी का जो टोटल प्रॉफिट होगा ये होगा 28,760 और ये जो सी का प्रॉफिट होगा, ए बी और सी के प्रॉफिट्स होंगे ये जाएंगे आपके करंट अकाउंट में 47944 करंट अकाउंट में भेजो इसको। ए का प्रॉफिट 47944 इतना ही था ना, क्या था? ए का प्रॉफिट है 47944
बी का प्रॉफिट है 38356, बी का प्रॉफिट का शेयर होगा 38356 और सी के प्रॉफिट का शेयर होगा यहां पर 28766। 28766। अब आप अपने करंट अकाउंट को अब बैलेंस करके पूरी तरह से कंप्लीटली पैकअप कर सकते हैं। हाँ, यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर ये कितना बड़ा क्वेश्चन है बेटे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट के हिसाब से ये एक नॉर्मल लेंथ वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब आदत डाल लेनी चाहिए, अब आप छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो चुके। आगे चलते हैं। लो बेटे, ए के करंट अकाउंट को बैलेंस करना शुरू करो। 5000 प्लस 24,000 प्लस 5625 प्लस 47,944 इज इक्वल टू, क्रेडिट की टोटल होती है 82,000, क्रेडिट की टोटल होती है 82,569। डन? यस सर, डन। डन तो फिर डन। यहां पर बेटे हमारी कैपिटल कंपैरिजन मेथड खत्म होती है। अब अगली जो मेथड है वो है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड मतलब जैसे डिटेल में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर बैलेंस शीट बनाया जाता था, उसी तरीके से अब डिटेल में हम यहां पर भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अब उतनी सहजता से पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं होगी जितनी सहजता से इंफॉर्मेशन आपको पहले, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, ट्रायल बैलेंस बना के आपको जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती थी, अब वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बीच में से गायब कर दिया जाएगा और आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप इन सारी इंफॉर्मेशन को ढूंढ ढूंढ के निकालें और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कंप्लीट करके दिखाएं। तो ये जो नई मेथड है हमारी, कौन सी? फाइनल अकाउंट मेथड, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन कल से शुरू होगा, ठीक। यहां पर बेटे हमारी क्लास खत्म होती है।